फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 17वीं सेंचुरी के फेमस इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन की एक और मज़ेदार पोयम लूसीफर इन हेल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। About the poem Lucifer in Hell is a part of his great epic poem entitled Paradise Lost 1667। Lucifer in Hell जो पोएम है वो जॉन मिल्टन के एपिक पोइट्री कलेक्शन पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन 1667 में पब्लिश हुआ था, जिसके 10 पार्ट थे और इन्हीं में से एक पार्ट ये पोएम है। The central theme of this poem is the fall and pride of the Lucifer। लूसीफर का स्वर्ग से पतन और उसका घमंड इस पोएम की मेन थीम है। The poet has described the splendor of heaven, horror of the hell, the tranquil beauty of the paradise and the glory of the God। पोएम में पोइट ने स्वर्ग की चमक दमक, नरक का आतंक, स्वर्ग की शांत खूबसूरती और गॉड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। इट इज़ ए ग्रेट एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। ये पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई एक ग्रेट एपिक पोएम है। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस पोएम में जॉन मिल्टन ने बाइबल की एक स्टोरी के बारे में बताया है। इसके अकॉर्डिंग जब ये संसार बना तब एडम और ईव पहले इंसान थे जो कि गॉड के पास ईडन गार्डन में रहते थे। यहाँ पर एक नॉलेज ट्री भी था। गॉड ने एडम और ईव को इस नॉलेज ट्री के फ्रूट नहीं खाने के लिए वार्निंग दे रखी थी। लूसीफर गॉड का एंजिल यानी कि देवदूत था। लूसीफर सांप बनकर ईव के पास चला जाता है और उसे नॉलेज ट्री का फ्रूट खाने के लिए उकसाता है। फिर ईव उस फ्रूट को खा लेती हैं। जैसे वो ये फ्रूट खाती हैं उसमें नॉलेज आ जाती है। इससे पहले इंसान बिना कपड़ों के रहा करते थे, वे बहुत ही भोले भाले थे। इस फ्रूट को खाने के बाद ईव इंटेलिजेंट हो जाती हैं और फिर ये एडम को भी नॉलेज ट्री का फ्रूट खाने के लिए कहती हैं और वो भी ये फ्रूट खा लेता है, जिससे उसमें भी नॉलेज आ जाती है। जब गॉड को इस बात का पता चलता है कि एडम और ईव ने उनके ऑर्डर को नहीं माना और वो नॉलेज ट्री का फ्रूट खा लिया, तो फिर ये एडम और ईव को हमेशा के लिए धरती पर भेज देते हैं। और लूसीफर ने इन दोनों को वो फ्रूट खाने के लिए उकसाया था, इसलिए गॉड उसे और उसके साथियों को हेल यानी कि नरक में हमेशा के लिए भेज देते हैं। अब आगे पोएम में क्या होता है यही सब इस पोएम में बताया गया है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। 9 times the space that measures day and night to mortal man, he with his horrid crew। पोएम की शुरुआत में पोइट कहते हैं कि जब एडम और ईव ने लूसीफर के भड़काने पर वो नॉलेज फ्रूट खाकर गॉड के खिलाफ बगावत की, तो गॉड ने एडम और ईव को 9 दिन और 9 रात के लिए धरती पर भेज दिया और लूसीफर और उसके साथियों को नरक में डाल दिया। दोस्तों, यहाँ पर स्पेस का मतलब है धरती। मॉर्टल मैन एडम और ईव के लिए यूज किया गया है। ही प्रोनाउन लूसीफर के लिए यूज हुआ है। ले वैंक्यूस्ड रोलिंग इन द फायरी गल्फ। लूसीफर नरक में अपने साथियों के साथ सरप्राइज होकर लेटा हुआ है कि गॉड ने उसे नरक में क्यों डाल दिया। वो यहाँ नरक में अपने साथियों के साथ आग के दरिया में लुढ़क रहा है। ले का मतलब होता है लेटना, वैंक्यूस्ड यानी सरप्राइज होना, रोलिंग यानी लुढ़कना, फायरी गल्फ यानी आग का दरिया। कन्फाउंडेड दो इमोर्टल, हालांकि वो अमर है लेकिन आग के दरिया में जलकर वो सरप्राइज हो रहा है। कन्फाउंडेड यानी होता है सरप्राइज होना, इमोर्टल यानी अमर। बट हीज डूम रिजर्व्ड हिम टू मोर रात, लेकिन उसके भाग्य में इस नरक से भी ज़्यादा गॉड का गुस्सा रिजर्व्ड है, यानी कि वो इस नरक से भी ज़्यादा पनिशमेंट डिजर्व करता है क्योंकि इसने गॉड के अगेंस्ट बगावत की थी। डूम का मतलब होता है भाग्य, रात यानी गुस्सा। For now the thought both of last happiness and lasting pain torments him। लेकिन अब उसका अपनी खोई हुई खुशियों और नरक का एंडलेस पेन का जो विचार है वो उसे लगातार टॉर्चर कर रहा है, यानी कि अब उसकी सभी खुशियां ख़त्म हो चुकी हैं जो कि उसे हेवन में मिल रही थी और अब उसकी लाइफ में नरक का एंडलेस पेन है जिसका कोई एंड नहीं है। टॉर्मेंट्स का मतलब होता है टॉर्चर करना। Round he throws his baleful eyes that witness whose affliction and dismay। और जब लूसीफर अपनी दुख भरी नज़रों से चारों ओर देखता है तो उसे धुंधलापन दिखाई देता है क्योंकि नरक में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्मे का मतलब होता है धुंधलापन। मिक्स विद एब्डुरेट प्राइड एंड स्टेट फास्ट एट। और जब वो अपने चारों तरफ धुंधलापन देखता है तो वो कभी ख़त्म न होने वाली जिद, घमंड और नफरत से भर जाता है। एब्डुरेट का मतलब होता है जिद, प्राइड यानी घमंड,
स्टेड फास्ट यानी कभी ख़त्म न होने वाली। एंड वंस एज फार एज एंजल्स कीन ही व्यूज द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड। एक बार में वो जहाँ तक देख सकता है वो देखता है कि नरक में चारों तरफ धुंधली सिचुएशन थी, बेकार चीज़ें और जंगली जानवरों के अवशेष इधर उधर पड़े हुए थे। कीन का मतलब होता है देखना। अ डंजियन हॉरिबल ऑन ऑल साइड्स राउंड, और चारों तरफ भयंकर खाए हैं। डंजियन का मतलब होता है खाए, हॉरिबल यानी भयंकर। As one great furnace flamed, yet from those flames no light but rather darkness visible। इन लाइन्स में पोइट जॉन मिल्टन ने पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ आग की बड़ी सी भट्टी जल रही है, फिर भी कोई उजाला नहीं है, लेकिन अंधेरा दिख रहा है। यानी कि चारों तरफ आग की बड़ी सी भट्टी है जिसमें कोई उजाला नहीं है, लेकिन लूसीफर को उस डार्कनेस में भी अपने साथियों का दुख और दर्द दिखाई दे रहा है। सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइड्स ऑफ ओए, नरक में जो भट्टी जल रही है उसमें केवल उसके दुख दर्द ही दिखाई दे रहे हैं। वही का मतलब होता है दुख दर्द। दोस्तों, अब आगे पोइट जॉन मिल्टन नरक के बारे में बताते हैं कि नरक कैसा दिखता है। रीजन्स ऑफ सोरो, नरक दुख का साम्राज्य है। डोलफुल सेड्स, जहाँ पर दुख की परछाइयाँ हैं। वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डुएल, जहाँ पर शांति और आराम कभी नहीं आते। होप नेवर कम्स दैट कम्स टू ऑल, जहाँ पर उम्मीद कभी नहीं आती जो कि सभी के पास होती हैं। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जेज, लेकिन नरक में ऐसा टॉर्चर मिलता है जिसका कोई एंड नहीं है, और ये टॉर्चर बार बार आने की रिक्वेस्ट करता रहता है। अर्जेज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। एंड ऑफ फायरी डेल्यूग, और वहाँ पर हमेशा आग का दरिया रहता है। फायरी डेल्यूग का मतलब होता है आग का दरिया। फेड विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, और ये नरक का आग का दरिया कभी ख़त्म न होने वाले सल्फर को खाता रहता है और जलता रहता है। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रिबेलियस, गॉड ने उन लोगों के लिए ये नरक जैसी जगह बनाई है जो कि गॉड के अगेंस्ट बगावत करते हैं। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। हियर दायर प्रिजन ऑर्डेंड, गॉड ने इन विद्रोहियों के लिए नरक में जेल बनाई है। प्रिजन का मतलब होता है जेल। इन अटर डार्कनेस एंड दायर पोर्शन सेट, ये जगह पूरी तरह से अंधेरे में सेट की गई हैं जो कि गॉड के खिलाफ बगावत करने वाले विद्रोहियों के लिए बनाई गई हैं। एज फार रिमूव्ड फ्रॉम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू दाई अटमोस्ट पोल। पोइट जॉन मिल्टन कहते हैं कि जिस तरह गॉड और हेवन धरती से 3 गुना ऊपर हैं, उसी तरह नरक भी धरती से 3 गुना नीचे हैं। जैसे कि ये धरती है और इससे 3 गुना ऊपर गॉड और हेवन है, और इससे 3 गुना नीचे ये नरक है। अटमोस्ट पोल का मतलब होता है स्वर्ग। ओ हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल, लूसीफर अपने साथियों से कहता है कि अरे ये जगह तो बिल्कुल अलग है उस जगह से जहाँ से वे गिरे हैं, यानी कि नरक स्वर्ग से बिल्कुल अलग हैं। देयर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल और वेल विद फ्लड्स एंड वियर विंड्स ऑफ टेम्पेस्टियस फायर, नरक में उसके साथ गिरने वाले सभी साथी आग की बाढ़ को देखकर सरप्राइज हैं, और ये सभी आग के तूफान में चक्री की तरह घूम रहे हैं। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। वियरल विंड्स यानी चक्री की तरह घूमना। टेम्पेस्टियस फायर यानी आग का तूफान। ही सून डिस्टर्न एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड, इसके बाद लूसीफर उसके साइड में अपने एक साथी को देखता है जो कि लुढ़क रहा है। वेल्टरिंग का मतलब होता है लुढ़कना। अब आगे पोइट उसके साथी के बारे में बताते हुए कहते हैं, वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम, लूसीफर अपनी साइड में जिस साथी को देखता है वो पावर और क्राइम में लूसीफर से नेक्स्ट नंबर पर है। यानी कि गॉड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सेकंड नंबर पर लूसीफर है, और थर्ड नंबर पर ये उसका साथी है जो कि उसके बगल में लुढ़क रहा है। लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टीन एंड नेम्ड बेएल्ज़ेबब, लूसीफर के इस साथी को लंबे समय तक स्वर्ग में जाना गया और बेएल्ज़ेबब नाम दिया गया। दोस्तों, पैलेस्टीन का मतलब होता है स्वर्ग। एंड देंस इन हेवन कोल्ड सेटन विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉर्रिड साइलेंस दस बिगेन, जब लूसीफर ने अपने बगल में बेएल्ज़ेबब को देखा तो वो नरक के भयंकर साइलेंस को तोड़ते हुए उससे कठोर शब्दों में बोला, और तब से लूसीफर को हेवन में सेटन कहा जाने लगा। इफ दाओ बीस्ट ही, लूसीफर ने बेएल्ज़ेबब से कठोर शब्दों में कहा, अरे तुम वही हो क्या। बट ओ हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम, तुम हेवन से हेल में कैसे गिरे और तुम अब पहले से कितना बदल गए हो। तुम हेवन में कितनी अच्छी कंडीशन में थे और अब तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है।
हु इन द हैप्पी रियल्म्स ऑफ लाइट, जो स्वर्ग में खुशी से रहता था। रियल्म्स ऑफ लाइट का मतलब होता है स्वर्ग। क्लॉथ विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस डिडस्ट आउटशाइन माई रेड्स दाउ ब्राइट, जो स्वर्ग में चमक दमक के साथ रहता था, तुम मायरियाड की तरह शानो शौकत से रहते थे। दोस्तों मायरियाड एक देवता हैं। हिफ ही हूँ म्यूचुअल लीग, तुम वही हो जिसने गॉड के खिलाफ आपसी षड्यंत्र में मेरा साथ दिया था। म्यूचुअल लीग का मतलब होता है आपसी षड्यंत्र। यूनाइटेड थॉट्स, हम दोनों के विचार एक जैसे थे। एंड काउंसिल्स, सलाह एक जैसी थी। इक्वल्स ऑफ, और उम्मीद भी एक जैसी थी। एंड हैजार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, हम दोनों ने गॉड के खिलाफ बगावत करने का जो गौरवशाली साहसी काम किया, उसमें हम दोनों के लिए खतरा भी एक जैसा था। हैजार्ड यानी खतरा, ग्लोरियस यानी गौरवशाली, एंटरप्राइज यानी साहसी काम। ज्वाइंड विद मी वंस नाउ मिजरी है ज्वाइंड, तुमने गॉड के खिलाफ लड़ने में मेरा साथ दिया था और अब यहाँ नरक में दुख में भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। ज्वाइंड यानी साथ देना, मिजरी यानी दुख। इन इक्वल रूइन, और हम दोनों की बर्बादी भी एक साथ हो रही है। रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। इंटू वॉट पिट दाउ सेस्ट, देखो तुम्हारे चारों तरफ नरक में कितने गहरे गड्ढे हैं। पिट का मतलब होता है गड्ढे। फ्रॉम वॉट हाइट फॉलन सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, तुम स्वर्ग से यहाँ नरक में इतनी हाइट से नीचे गिरे किंतु फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह तुम एक मजबूत एंजल साबित हुए। He with his thunder and till then who knew the force of those dire arms, वह गॉड अपने वज्र के साथ था, लेकिन इससे पहले उन वज्र जैसे हथियारों की शक्ति को कौन जानता था। हमें तो उसकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं था। थंडर का मतलब होता है वज्र, डायर आर्म्स यानी खतरनाक हथियार। Yet not free those, nor what the potent victor in his race can else inflict, do I repent or change। लूसीफर कहता है कि भले ही उस विश्व विजेता गॉड के पास कितने ही हथियार हो, वो मुझ पर चाहे कितना ही गुस्सा करें, क्या मैं उससे प्रार्थना करूंगा? नहीं, मैं कभी गॉड से प्रेयर नहीं करूंगा। मैं कभी गॉड के सामने नहीं झुकूंगा, नहीं कभी पछतावा करूंगा और नहीं कभी बदलूंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। दोस्तों पोटेंट विक्टर का मतलब होता है विश्व विजेता गॉड। रेज यानी गुस्सा, इन्फ्लिक्ट यानी प्रार्थना करना, रिपेंट यानी पछतावा करना। दो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर दैट फिक्स माइंड एंड हाई डिस्डेन, लूसीफर कहता है कि हालांकि मेरी बारी चमक दमक बदल गई है, लेकिन उस गॉड के खिलाफ मेरे माइंड में जो तिरस्कार है वो अभी भी भरा हुआ है। गॉड के प्रति तिरस्कार होने की वजह बताते हुए लूसीफर कहता है फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, क्योंकि गॉड ने मेरे गुणों का तिरस्कार किया है, उसने मेरी फीलिंग्स की कभी कद्र नहीं की। That with the mightiest raised me to contend, उस गॉड ने मुझे लड़ने के लिए उकसाया था। कंटेंड का मतलब होता है लड़ना। And to the fire's contention brought along innumerable force of spirits armed their dust dislike his rain and me preferring, और फिर असंख्य आत्माओं और गॉड के बीच एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। ये आत्माएं गॉड के साम्राज्य को डिसलाइक करती थी और मुझे पसंद करती थी, इसलिए इन्होंने मेरी तरफ से गॉड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोस्तों फायर्स का मतलब होता है भयंकर, कंटेंशन यानी युद्ध, इनन्यूमरेबल यानी असंख्य, स्पिरिट्स यानी आत्माएं। His utmost power with adverse power opposed, और हमने उस गॉड की सर्वोच्च शक्ति का अपनी विरोधी शक्ति के साथ विरोध किया। अटमोस्ट पावर यानी होता है सर्वोच्च शक्ति। इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन शोक हिज थ्रोन, आगे लूसीफर कहता है कि और फिर स्वर्ग के मैदान में एक डाउटफुल युद्ध लड़ा गया जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन फिर भी हमने गॉड के सिंहासन को हिला दिया था। इस तरह हम भी पावर में गॉड से कम नहीं थे। बैटल का मतलब होता है युद्ध। प्लेन्स ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का मैदान, शोक यानी हिला देना, थ्रोन यानी सिंहासन। दोस्तों अब आगे की लाइंस में पोइट ने लूसीफर के घमंड को दिखाया है। वोट दो द फील्ड बी लॉस्ट, लूसीफर कहता है कि क्या हुआ अगर हम ये युद्ध हार गए तो। ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ थोड़ी ना आ रहे हैं। द अनक्वेरेबल विल, अभी तो हमारे अंदर अविजय इच्छा शक्ति है। यहाँ पर फील्ड का मतलब है युद्ध, अनक्वेरेबल यानी अविजय। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, अभी हम गॉड से रिवेंज लेने की स्टडी करेंगे। इमोर्टल हेट, हमारे अंदर गॉड के प्रति कभी ख़त्म न होने वाली नफरत है।
एंड करेज नेवर टू सबमिट और इल्ड, हमारे अंदर साहस है, हम गॉड के प्रति कभी समर्पित नहीं होंगे और नए गॉड के सामने झुकेंगे। दोस्तों सबमिट का मतलब होता है समर्पित होना, इल्ड यानी झुकना। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इन सब के अलावा वो कौन सी चीज़ें जिन पर हम जीत हासिल नहीं कर सकते। द ग्लोरी नेवर शेल हीज रात और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, गॉड अपने गुस्से और शक्ति से उस स्वर्ग के गौरव को मुझसे नहीं छीन सकता। दोस्तों एक्सटॉर्ट का मतलब होता है छीनना, रात यानी गुस्सा, माइट यानी शक्ति। टू बो एंड सू फॉर ग्रास विद सप्लिएंट नी एंड डिफाइज पावर, गॉड के सामने घुटने टेक कर उसकी दया के लिए झुककर प्रार्थना करना और उसकी पावर के सामने हार जाना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। बो का मतलब होता है झुकना, सू यानी प्रार्थना करना, ग्रास यानी दया, सप्लिएंट यानी टेकना, नी यानी घुटने, डिफाई यानी हार जाना। Who from the terror of this arm so late doubted his empire that were low indeed, उस गॉड के सामने घुटने टेकना जिसे हाल ही में अपने वज्र जैसे हथियारों से साम्राज्य जीतने पर शक था। That were an ignominy and shame beneath this downfall, उस गॉड के सामने घुटने टेकना हमारे पतन से भी ज़्यादा अपमानजनक और शर्म की बात होगी। Since by fate the strength of gods and this imperial substance cannot fail, किंतु भाग्यवश गॉड की शक्ति के कारण ये जो आग का दरिया है वो हमारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। Since through experience of this great event, हमारे पतन की इस मान घटना के द्वारा हमने सबक लिया है, in arms not words, कि हम हथियारों में कमज़ोर नहीं हैं। इन फोरसाइट मच एडवांस, दूरदृष्टि में भी हम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिसोल्व टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वार, हम और ज़्यादा उम्मीद के साथ यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम गॉड के खिलाफ शक्ति से या फिर धोखे से इटर्नल वार जारी रखेंगे। रिसोल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, वेज यानी जारी रखना, गाइल यानी धोखे से। इररिकॉन्सिएबल टू आवर ग्रैंड फोय, हम हमारे महान शत्रु गॉड से समझौता नहीं करेंगे। इररिकॉन्सिएबल का मतलब होता है समझौता नहीं करना, फोय यानी शत्रु। हु नाउ ट्रायम्फ एंड इन एक्सेस ऑफ जॉय, जो गॉड अभी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होगा और बहुत ही खुश हो रहा होगा। सोल रेनिंग होल्ड्स द टायरेनी ऑफ हेवन, वो गॉड स्वर्ग में अकेला ही तानाशाही शासन कर रहा होगा क्योंकि उसने हमें तो यहाँ नरक में फेंक दिया। हम एक बार फिर उस गॉड के खिलाफ लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। सोल का मतलब होता है अकेला, रेनिंग यानी शासन करना, टायरेनी यानी तानाशाह। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ जॉन मिल्टन की पोयम लूसीफर इन हेल कंप्लीट होती हैं। और कैसी लगी आपको यह पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।